आज का हमारा पहला टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। जो हमारी स्पेक्ट्रल लाइन आती हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रा में, उनकी इंटेंसिटी इन 3 पॉइंट्स पे डिपेंड करती है। पहला है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, दूसरा है कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ, तीसरा है पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। जो पहला फैक्टर है वो डिपेंड करेगा कि जो तुम्हारा ट्रांजिशन है वो अलाउड ट्रांजिशन है या नहीं। अगर अलाउड है तो इंटेंसिटी ज़्यादा होगी और अगर फॉरबिडन है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी। कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर कि बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ में कि जो हमारी एब्जॉर्बेंस होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के, तो इस तरह से डिपेंड करेगी। और तीसरा है कि पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, मतलब हमारे एनर्जी लेवल कितना पॉपुलेटेड है, उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे उतना ज़्यादा ट्रांजिशन होगा मॉलिक्यूल्स का, तो उतनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी। ठीक है, जो पॉपुलेशन होती है किसी भी एनर्जी लेवल की वो हम कैसे देते हैं, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से, जो कि क्या है कि NJ/N0 ये रेशो है कि जिस पर्टिकुलर रोटेशनल एनर्जी लेवल की तुम बात कर रहे हो उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय ग्राउंड स्टेट में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है e⁻⁻ej/kT। EJ उस रोटेशनल लेवल की एनर्जी कितनी है। ठीक है, अब दूसरी बात, जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, मतलब सेम एनर्जी के होते हैं, और जो डीजेनरेसी टर्म है वो होती है 2J+1, मतलब जिनकी एनर्जी सेम होगी ऐसे कितने एनर्जी लेवल होते हैं वो है डीजेनरेसी टर्म, और वो हम 2J+1 से दे सकते हैं। ठीक है, तो अब जो रिलेटिव पॉपुलेशन है वो क्या हो गई, NJ/N0 = 2J+1 एक्सपोनेंशियल माइनस EJ/kT। अगर मैं इसे, ये तो मेरी एनर्जी है जूल्स में, अगर मैं इसे सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर की फॉर्म में लिखूंगी तो इसे HC से डिवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म में मैंने इसे EJ वेव नंबर की फॉर्म में लिख दिया, तो ये आ गया BJ/J+1, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं रोटेशनल एनर्जी लेवल की एनर्जीज इन टर्म ऑफ वेव नंबर, HC मल्टीप्लीकेशन में आ गया बाय KT। और जो हमारी इंटेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके। तो ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे जैसे J इंक्रीज करेगा तो ये फैक्टर भी इंक्रीज करेगा और ये भी इंक्रीज करेगा। अगर ये फैक्टर इंक्रीज करेगा तो ये पूरा फैक्टर, क्योंकि माइनस में है पावर, तो डिक्रीज करेगा, पर स्टार्टिंग में ये डिक्रीज कम होगा और ये इस फैक्टर में इंक्रीज ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग में जब मैं J की वैल्यू इंक्रीज करूँगी तो मेरी इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, एक मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगी। फिर क्या होगा, फिर ये फैक्टर डोमिनेट कर जाएगा और उसके बाद J इंक्रीज करने पे मेरी इंटेंसिटी घटनी शुरू हो जाएगी। ये है आपका इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रल लाइन। अगला टॉपिक है सिलेक्शन रूल फॉर रोटेशनल स्पेक्ट्रा। वैसे हम पढ़ चुके हैं ये कि क्या है रूल, कि जो डल J है वो +-1 होना चाहिए। मतलब अगर J 0 से J 1 में ट्रांजिशन हो रही है तो डल J अगर मैं निकालूँ तो क्या होगा, 1 - 0 यानी कि 1, तो ये अलाउड ट्रांजिशन है। पर अगर मैं J 0 से J 2 में जाऊँ तो मेरा डल J क्या आएगा, 2 - 0 यानी कि +2, तो ये अलाउड ट्रांजिशन नहीं है। तो क्या रूल है कि डल J जो है वो क्या होना चाहिए, +-1 होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। अच्छा, आइसोटोप की अगर हम बात करें तो आइसोटोप क्या होते हैं, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसमें, हमने इसमें कार्बन लेकर चल रही हूँ, कार्बन का रोटेशनल स्पेक्ट्रा निकाल रही हूँ। एक मैंने C12 के साथ कर लिया, एक मैंने C13 के साथ कर लिया, तो क्या डिफरेंस आएगा वो मुझे देखना है। तो देखो मास चेंज हो रहा है, मास पे क्या डिपेंड करता है, म्यू, तो म्यू चेंज हो जाएगा। और अगर म्यू चेंज हो रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है μr², अगर म्यू चेंज हो रहा है तो I चेंज हो जाएगा। अब अगर मैं C12 की जगह C13 यूज़ करी हूँ तो म्यू बढ़ेगा क्योंकि मास बढ़ रहा है, और फिर I भी बढ़ेगा। अब जो हमारा B होता है रोटेशनल कांस्टेंट, वो क्या होता है h/8π²IC। अगर I बढ़ेगा तो तुम्हारा B जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। मतलब B जो है वो क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, I के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रोटेशनल कांस्टेंट। तो B किसका ज़्यादा होगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है, रिलेशन क्या होगी, तो जिसका I ज़्यादा उसका B कम होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि इसके लिए रोटेशनल कांस्टेंट B' है C13 के लिए और C12 के लिए B है, तो B बड़ा होगा B' से। ठीक है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर। ठीक है, अभी तक हमने जो किया था वो हमने रिजिड रोटर का केस एज्यूम किया था, लेकिन जो रियल मॉलिक्यूल होते हैं वो रिजिड रोटर की तरह बिहेव नहीं करते हैं। रिजिड रोटर में क्या था, ये हमारी एजम्पशन थी कि जो बॉन्ड बन रहा है दो एटम्स के बीच में वो कैसा है, रिजिड है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। हर बॉन्ड जो है वो इलास्टिक होता है किसी न किसी एक्सटेंट तक, तो हम उसे रिजिड नहीं मान सकते हैं, बल्कि मैं कह सकते हैं कि एक स्प्रिंग की तरह होता है वो बॉन्ड जो होता है, केमिकल बॉन्ड। ये रियल मॉलिक्यूल का केस हम पढ़ेंगे अब इसके अंदर। ठीक है, अब ऐसा होता क्यों है, एक फोर्स पढ़ा था हमने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कैसा फोर्स होता है ये, जो जब भी अगर कोई मॉलिक्यूल रोटेशन में है तो ये क्या, आउटवर्ड आउटसाइड की तरफ ये फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और ये फोर्स होता किस वजह से है, एनर्शिया की वजह से। जो मूविंग बॉडी है उसके एनर्शिया के कारण ये फोर्स होता है और डायरेक्टेड होता है आउटवर्ड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब जो रीज़न है इसका कि वो जो बॉन्ड है वो फिक्स नहीं होता, वो रीज़न के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे, सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन। क्या है ये सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, ये एक डिस्टोर्शन है मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टोर्ट होता क्यों है, वो तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण। वो फोर्स क्या करता है, मॉलिक्यूल को आउटवर्ड पुल करता है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर होना चाहती हैं। दूर दूर हो जाएंगी तो क्या होगा, उससे बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। जब हमारा जे इंक्रीज होता है, हम जैसे जैसे जे इंक्रीज करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी है रोटेशन की वो इंक्रीज होती है। वो इंक्रीज होने से क्या होता है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो इंक्रीज होता है। और अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल की एटम्स को दूर दूर कर देगा, तो बॉन्ड लेंथ जो है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी। क्या क्या इफेक्ट हैं तुम्हारे सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन के, कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है और जो रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच में स्पेसिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर क्या है। इसमें हम जो एनर्जी देते हैं वो h²/8π² J+1। ये तो तुम पहले रिजिड रोटर के केस में भी पढ़ चुके हो, पर हम इसमें से ये टर्म माइनस करते हैं, h4/32π4I²R²K। ये तुम्हारा बॉन्ड डिस्टेंस है, J² J+1²। अगर मैं इसे वेव नंबर में चेंज करूँ तो मैं इसे hc से डिवाइड कर दूंगी, तो वो कर दिया। यहाँ पर ये आ गया, b तुम्हारा रोटेशनल कांस्टेंट हो गया, और इस सारे कांस्टेंट का नाम इसे hc से डिवाइड करके यहाँ पे h³ आ गया और एक c आ जाएगा, उसका उस पूरे कांस्टेंट का नाम क्या दे दिया, d हो गया सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन कांस्टेंट। तो जो सेंट्रीफ्यूगल डिस्टॉर्शन के कारण हमारी बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है उसके बारे में हमें बताता है, dh³/32π4I²R²Kc। और जो ये k है तुम्हारा, ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट, और ये होता क्या है, 4π² म्यू। म्यू तुम्हारा रिड्यूस्ड मास हो गया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। ये है स्पेक्ट्रम ऑफ अ नॉन रिजिड रोटेटर। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसके बाद हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये दोनों टॉपिक हमारे रहते हैं अभी।